नया दिन, नई शुरुआत, लेकिन चिंता वही कि कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए, कैसे इस वायरस से सुरक्षित रहे पूरा देश। पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही, लेकिन अब एक राहत की रोशनी जरूर दिखने लगी है। तमाम राज्यों में कोरोना के केस कम होने लगे हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे किस तरह से कोरोना के मामले तमाम राज्यों में घट रहे हैं और कितने घट रहे हैं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर कहां कहां पर किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत कोरोना अपडेट से करते हैं। तो कोरोना महामारी को लेकर तमाम बुरी खबरों के बीच अब थोड़ी राहत भरी खबर आई है। उन तमाम सूबों में कोरोना के केस गिरने लगे हैं जहां पर पिछले करीब महीने भर से त्राहिमाम मचा हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां पर कल कोरोना के नए केस 9,000 से कम आए हैं। 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले 8,506 दर्ज किए गए हैं। हालांकि 289 लोगों की जान भी गई है। और अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो दिल्ली में अभी फिलहाल 70,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली सुधार के रास्ते पर है। संक्रमण दर यहां पर 12.4% है, जबकि रिकवरी रेट 93.28% है। तो पिछले 6 दिनों की तस्वीर अगर देखी जाए तो दिल्ली में सुधार साफ नजर आएगा। और ये देखिए पिछले 6 दिनों की तस्वीर, लगातार किस तरीके से मामले बढ़े थे। लेकिन ये जो आंकड़ा आज का है 15 मई का, ये जरूर आपको राहत देगा, क्योंकि जहां ठीक एक हफ्ता पहले 13,000 के करीब मामले थे, 9 मई का ये आंकड़ा आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद 14 मई 8,506 केस। तो दिल्ली के पड़ोसी उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां भी कोरोना का संक्रमण काफी हद तक काबू में ही नजर आ रहा है। और ये आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है। यूपी में कल कोरोना के 15,747 नए केस सामने आए, जबकि 312 लोगों की मौत हुई है। पिछले 6 दिनों की तस्वीर अगर देखी जाए तो यूपी में कोरोना के केस लगातार घटे हैं। ये ग्राफ उसकी तस्दीक करता है। अंदाजा लगाया जा सकता है 23,000 आंकड़ा था एक हफ्ता पहले, लेकिन आज देखिए 15,747। तो ये राहत की खबर है फिलहाल। इसी तरीके से बात अगर महाराष्ट्र की करें तो वहां भी सुकून देने वाली खबर आई है, वो भी आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है। महाराष्ट्र में भी हालात थोड़े सुधर रहे हैं। 40,000 से कम मामले सामने आए हैं, हालांकि 695 लोगों की जान भी गई है। तो महाराष्ट्र में एक्टिव मामले अभी भी बहुत ज्यादा हैं, 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं महाराष्ट्र में अभी भी। देश में अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, फिर दिल्ली का नंबर आता है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना, असम, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर केसेस ज्यादा थे, लेकिन अब फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं वहां पर थोड़ी राहत की सांस जरूर ली जा सकती है। 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत मेरे सहयोगी दिल्ली से हैं, मुस्तफा हमारे साथ मुंबई से हालात हमें बताएंगे, कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ है, यूपी के हालात बताएंगे। तीनों ही राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो जो कम से कम अभी हम आंकड़े दिखा रहे थे उससे लग रहा है कि राहत की सांस है। लेकिन सुशांत, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। दिल्ली की बात करें, इसको क्या लॉकडाउन का असर माना जाए? और दूसरी बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन भी लगातार हो रहा है लोगों को, काफी हद तक लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि जो 8500 मामले कल 24 घंटे के अंदर आए हैं, वो जाहिर तौर पर लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन का संकट भी गहराता जा रहा है। कोवैक्सीन जो उसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसके पास स्टॉक नहीं है। सिर्फ दिल्ली के अंदर इस वक्त 6200 के आसपास ही स्टॉक जो है वो कोवैक्सीन का बचा हुआ है। और इस वक्त हम कोवैक्सीन के ही एक सेंटर पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सेंटर है वो 2 दिन पहले शुरू है। 18 तारीख के जो इंजेक्शन 18 साल से ऊपर के जो उम्र के बच्चों के इंजेक्शन से वो 1 तारीख से शुरू होते, लेकिन इस विधानसभा के अंदर ही यहाँ पर सिर्फ 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ही ये सेंटर जो है वो खुला है। और लगातार यहाँ पर राजनीति की बातें भी जो है सामने आ रही है। हमारे से गांधीनगर के विधायक मौजूद हैं। ये बताइए सर, 18+ के सेंटर्स तो सरकार ने पहले ही खोल दिए थे, लेकिन आपकी विधानसभा में काफी देर से खुले, क्या वजह? नहीं, देखिए हमारे यहाँ इसलिए भी लेट से खुला है, इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हम बीजेपी के विधायक थे यहाँ पर, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत देरी की। जब मैंने मीडिया वालों से बात करके सब जगह अपनी बात को रखा और ये कहा कि अगर मेरी विधानसभा में सेंटर नहीं खोले गए तो मैं भूख हड़ताल पर होने के लिए विवश होना पड़ेगा। और मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ अनुरोध किया, उनके एडिशनल सेक्रेटरी से बात की, और उसके बाद
हमने दिल्ली सचिवालय में बात की हेल्थ सेक्रेटरी से, डीएम साहब से, जो डीएम सादरा हैं उनको कहा, एसडीएम सादरा को कहा और सबको चिट्ठी लिखी। हमने कहा मैं आपको 3 या 4 दिन का टाइम देता हूँ, तब जाके मेरे यहाँ ये सेंटर खोला गया है। और आज एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि आज सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, मेरी विधानसभा में सेंटर है और गांधीनगर के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है। लक्ष्मी नगर में सेंटर है, वहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए पूरी दिल्ली से लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं। कृष्णा नगर में भी यही है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि इसकी एक ऐसी ऐप बनाई जाए कि अगर मान लो जो आदमी गांधीनगर में रहता है, अगर दिल्ली 31 को वो डाले तो गांधीनगर के लोग ही उसमें लगवाएं। गांधीनगर के लोग ही हैं, लोग भी। और आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी वैक्सीनेशन को लेकर के? जी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी हमें। बहुत दिनों से मैं लगी हुई हूँ कि हमें अपॉइंटमेंट का स्लॉट मिल जाए, पर नहीं मिलता, क्योंकि हमारी यही थी कि हमें कोवैक्सीन लगे। तो मगर बहुत मुश्किल से कल रात को स्लॉट मिला है, तो अब आज सुबह सुबह हम लोग यहाँ आए हैं। चलिए नवजोत, क्योंकि बिल्कुल देर रात तक लोगों को बैठना पड़ता है स्लॉट लेने के लिए, तब जाके स्लॉट मिलता है। ये जिस तरह की दिक्कतें आप बात कर रहे थे विधायक साहब से, कुछ ऐसी ही दिक्कतें उत्तर प्रदेश में भी कल देखने को मिली थी, क्योंकि वहां भी दूर दराज के, चाहे ग्रेटर नोएडा के इलाके हो, वहां भी यही शिकायत आ रही थी कि वैक्सीनेशन तो यहां पर वहां के लोगों के लिए है, लेकिन बाहर से लोग आ जाते हैं, टीका लगवा जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि टीका खत्म है। इस बीच ये भी बताएं कि दिल्ली का हाल बेहाल है, वैक्सीनेशन के मामले में 140 टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ा है। 3 से 44 में वैक्सीनेशंस थोड़ी कम इसलिए हुई हैं क्योंकि जैसा अब हम कई दिनों से आपको सूचित कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कोवैक्सीन की सप्लाई है वो समाप्त हो चुकी है, और कोवैक्सीन की सप्लाई समाप्त होने की वजह से तकरीबन 140 ऐसे वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं जिनको दिल्ली सरकार ने अब बंद कर दिया है। तो ये कारण है कि 18 to 44 में जिनकी वैक्सीनेशन हुई है उनकी संख्या थोड़ी कम है। कोविशील्ड की अभी हमारे पास 8 दिन की वैक्सीनेशन की डोजेस मौजूद है। और इन तमाम सियासी बयानों के बीच बीच ये हम आपको बता दें कि लगातार मामले जो घट रहे हैं वो राहत की सांस भी लेने वाले हैं। लेकिन इस बीच शिवेंद्र, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, एक तरफ आंकड़े थोड़े कम हो रहे हैं, इसको भी हम कहीं अगर लॉकडाउन का असर माने या कहीं की स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी दुरुस्त हो रही हैं, लोगों तक बराबर मेडिसिन या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर ग्लोबल टेंडर दे दिया गया, इसको लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह है नंबर्स कम होने की, वो एक लॉकडाउन की वजह से लोगों के जो कांटेक्ट आपस में हो रहे थे कम हो रहे हैं, बाहर लोग कम निकल रहे हैं, उसका असर सीधी तौर पर है। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि इस बीच में सरकार ने बहुत सारी चीजें सुधारने की कोशिश की है, जिसमें बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है, मेडिसिन की सप्लाई ठीक की गई है और ऑक्सीजन भी। तीनों ही चीजें बहुत बुरी हालत में थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर इसमें काफी सुधार किया गया है और उसका असर सीधे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मरीज भर्ती हो पा रहे हैं, दवाइयां मिल पा रही हैं, ऑक्सीजन मिल पा रही है। तो जो फर्टिलिटी का रेट था, जो मरने वालों की संख्या थी, वो तो कम हुई ही है, और संक्रमित जो कि भटक रहे थे इधर उधर, उनको भी बहुत मदद मिली है। और जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो इधर उधर अफरा तफरी मची हुई थी, लोग बाहर जा रहे थे और लगातार नंबर बढ़ रहे थे, उस पर भी असर आया। और इस बीच जो सरकार ने एक अच्छा काम किया है, वो चूंकि वैक्सीन की कमी लगातार है, हर स्टेट में है और उत्तर प्रदेश में भी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में पहले 7 राज्यों में, फिर 7 जिलों में, फिर 18 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू किया गया छोटे छोटे स्तर पर। लेकिन जो ग्लोबल टेंडर दिया गया है, जो बाहर से वैक्सीन लाने की कोशिश हो रही है और तमाम नंबर्स बढ़ाए जाने की बात हो रही है सेंटर्स के, तो वो कहीं ना कहीं आगे राहत दे सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता 24 करोड़ है और 24 करोड़ लोगों को लगाने के लिए जो वैक्सीन के नंबर चाहिए वो बहुत बड़ी संख्या है, और ऐसे में जो सरकार की कोशिश है वो अभी उतनी कारगर साबित होती नहीं दिख रही। हाँ, ये है कि धीरे धीरे नंबर्स बढ़ा करके वो वैक्सीन लगा सकते हैं। इसीलिए जो दृश्य देखने को मिले कि नोएडा से कोई अगर ग्रेटर नोएडा गया, छोटे जगह पर रजिस्ट्रेशन करा करके, उसके साथ अभद्रता भी हुई, मारपीट भी हुई, ऐसी घटनाएं और जगहों से भी आ सकती हैं अगर सरकार इस पर चेती नहीं, और ये बड़ी चुनौती भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। नवजोत, एक और चीज जो बड़ी चैलेंज के रूप में अभी भी सरकार के सामने है, चाहे नंबर्स घटे हुए, लेकिन गाँव और कस्बों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके बगैर अभी संक्रमण से खतरा टल गया है, नहीं कहा जा सकता। और यही तस्वीर शिवेंद्र लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि गांव कस्बों में हालात कैसे हैं। इस बीच मुंबई हम आपको सीधा लिए चलेंगे। मुस्तफा, ये बताइए कि 18+ वालों का फिलहाल वैक्सीनेशन रोका गया है, लेकिन बाकी लोग भी जो 45+ हैं, सेकंड डोज का इंतजार कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर स्थिति क्या है अभी?
जी बिल्कुल, हर हफ्ते में मुंबई में वैक्सीनेशन के जो रूल्स है वो चेंज हो जाते हैं। पहले 18 to 44 के लिए वैक्सीनेशन रोक दिया गया। अब क्योंकि सेकंड डोज के लिए जो 44 अबव लोग हैं उनके लिए 12 हफ्तों का अंतराल कर दिया गया है। तो अब सेकंड डोज जो लोग लेने वाले थे, जो ड्यू थे, अब वो भी कई हफ्ते पीछे चले गए हैं। तो अब बचते वो लोग हैं जो 45 प्लस हैं और जिनको फर्स्ट डोज लेना है। अब उसके लिए किस तरह का रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि स्लॉट जिस तरह से बीएमसी प्रोवाइड कर रही है वो लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। तो अब देखना ही होगा कि जो लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं और जो अभी कुछ ही लोग हैं जो एलिजिबल बचे हैं, क्या उन्हें भी मंडे से वैक्सीनेशन मिल पाता है। क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन तो वैक्सीनेशन मुंबई में पूरी तरह से बंद रखा गया है। साइक्लोन का भी थ्रेट है। तो इसीलिए अब देखना यह होगा कि मंडे से जब शुरू होते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स तो किस तरह का रिस्पॉन्स होता है, डोजेज अवेलेबल होते हैं या नहीं। क्योंकि केसेस तो कम हो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ थर्ड वेव की तैयारी भी चल रही है। तो ये जो गैप है सेकंड वेव से थर्ड वेव के बीच में, इसी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करने की जरूरत है। बिल्कुल नजर बनाए रखिए। मुस्तफा शिवेंद और सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच हम ये भी बताएं कि भारत में वैक्सीन संकट बहुत बड़ा है। आबादी के हिसाब से भारत में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक साल के अंत तक ही देश की पूरी वयस्क आबादी के वैक्सीनेशन का सपना पूरा हो सकता है। भारत में वैक्सीन के इस संकट के बीच कल रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज लग चुकी है। हालांकि वैक्सीन की बाजार में उपलब्धता अगले हफ्ते ही होगी। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज लगवाने वाले ये हैं डॉक्टर दीपक सापरा, जो स्पुतनिक वी के इंडियन पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लैब के बड़े अधिकारी हैं। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली से क्लियरेंस मिलने के बाद डॉक्टर रेड्डीज ने हैदराबाद में स्पुतनिक वी का भारत में सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है और अब अगले हफ्ते से भारत के बाजारों में इसकी पहुंच हो जाएगी। दीपक सापरा जी, ये पूछना चाहूंगी कि गुड न्यूज आया है, स्पुतनिक वी इंडिया में आ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इंडियंस को इस वैक्सीन में एक्सेस कब मिलेगा, वो कब इस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे? स्नेहा, ये स्पुतनिक वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट मई के महीने में आ गया है और इसको आज एडमिनिस्टर किया गया है कुछ लोगों को। पहले कुछ भारतीयों को स्पुतनिक वी एडमिनिस्टर कर दिया गया है आज। ये वैक्सीन अभी 1.5 लाख की क्वांटिटी में आया था। शुरू में जो आया है 1.5 लाख की क्वांटिटी है। ये एक पायलट क्वांटिटी है, ट्रायल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, जिसको लेके हम अपनी सप्लाई चेन, अपनी कोल्ड चेन पूरी तरह से तैयार है कि नहीं देश भर में हम उसका जायजा ले रहे हैं। ये करने के बाद अगले कुछ हफ्तों में और क्वांटिटीज आने वाली हैं। ये रशिया से और क्वांटिटीज आएंगी मई के महीने में, जून के महीने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिडिल ऑफ जून तक, जून के दूसरे तीसरे हफ्ते तक ये काफी मात्रा में भारत में उपलब्ध होगी, जिसके फलस्वरूप हम इसे भारत में कई जगह लेके जा सकते हैं और इसको लॉन्च कर सकते हैं। एक चीज जरूरी है यहाँ पे समझनी कि स्पुतनिक वी एक कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्ट है। ये -18 डिग्री पे स्टोर किया जाता है और -18 डिग्री पे ही इसका ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है। इस कारण से जहां जहां -18 डिग्री की कोल्ड चेन स्टोरेज हम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, जैसे हॉस्पिटल, बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनके साथ जहां जहां ये एस्टैब्लिश हो रहा है वहां पे ये पहले लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि इसे बाकी जगह लेके जाएं और उसे अगले कुछ हफ्तों में ले जाया जाएगा। मतलब सीधे तरीके से इस समय कुछ दिनों बाद ये केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही पाई जाएगी, इसके जो डोजेज हैं, और कुछ हफ्तों बाद ये सरकारी वैक्सीनेशन साइट्स में पाए जाएंगे? जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ये है कि ये हर जगह पाई जाए। इसके लिए शुरू में कुछ वैक्सीन की मात्रा रूस से इंपोर्ट की जा रही है। साथ ही साथ भारत में इसे बनाने के लिए, भारत में इसका निर्माण करने के लिए पूरे प्रयत्न जारी हैं। स्पुतनिक वी का भारत में आना भारत की वैक्सीन रेस का हिस्सा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारत में इसकी मंजूरी मिल सकी, लेकिन अब स्पुतनिक वी से भारत में वैक्सीनेशन वाली जंग में एक बड़ी उम्मीद की जा रही है। Today is a historical day for both India and Russia. And Russia is standing together with India in this fight for COVID. We're increasing shipments of Sputnik V to India. We're increasing production of Sputnik V in India. भारत वैक्सीन की रेस में पिछड़ गया। बीते 7 दिनों में भारत में वैक्सीनेशन का औसत रोजाना 20 लाख डोज के आसपास है, जो भारत में वैक्सीनेशन की चींटी की रफ्तार कही जाएगी। भारत की चुनौती भारत की बड़ी आबादी हो सकती है, लेकिन विपक्ष के मुताबिक वैक्सीनेशन में भारत का पीछे रहना
सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। वैसे तो सरकार ने वैक्सीन हासिल करने के लिए बीते कुछ दिनों में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन इस साल तक वयस्क आबादी को टीका लग पाएगा, इसमें संदेह है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में वैक्सीन की शॉर्टेज है। देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो कई सारे सेंटर बंद करने पड़ गए हैं, तो लोगों के जहन में ये सवाल है कि कहीं ये जो अंतराल बढ़ाया गया है उसका कारण ये तो नहीं कि हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं है। ये मैं बार बार सुन रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सोचें, अभी तक हमने 19 करोड़ डोजेस दिए हैं, जिसमें से लगभग 2 करोड़ को 2 डोजेस मिली हैं, बाकी 17 करोड़ लोगों को। महीने में जो सिंगल डोज वाले हैं जिनको कोविशील्ड मिलती है, करीब 6-6.5 करोड़ डोजेस का है। तो जिनको भी मैं दे रहा हूं उसको दूसरी डोज तो देनी पड़ेगी। मैंने खाली 1 महीना डिले करने वाली बात करी, तो इतने बड़े देश के लिए 6 करोड़ डोज या 60 मिलियन डोजेस कोई खास मायने नहीं रखती हैं। इससे कोई बहुत बड़ा हमें असर नहीं पड़ेगा। हमारी जो वैक्सीन की कमी है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हमें मान लीजिए 100 करोड़ का या 50 करोड़ का या 30 करोड़ का फर्क पड़ता तो मानने की बात थी, लेकिन अभी जो स्थिति है, हमारी जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारे आम जनता को जो भी वैक्सीन दिया जाए उसका सर्वश्रेष्ठ फायदा पहुंचना चाहिए। जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वश्रेष्ठ पैदा होना चाहिए, और वही मुख्य कारण रहा है इस निर्णय को लेने के लिए। वैक्सीन बचाने के लिए हमारे पास इन छोटी मात्रा का कोई विशेष लाभ, क्योंकि जिसको एक लगी है उसको दूसरी लगनी है। अभी 2 महीने पे लग रही है, फिर 3 महीने पे, तो 1 ही महीने का डेफर हुआ, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। वैक्सीन वाली चुनौती जब भारत के सामने है, तब अभी भी कोरोना की दूसरी लहर मौजूद है। विशेषज्ञों के मुताबिक बिना वैक्सीनेशन हालात नहीं सुधरने वाले। भारत के सामने विकट स्थिति है। वैक्सीन है नहीं, लेकिन लगनी जरूरी है। अमेरिका तो मास्क से मुक्ति का ऐलान कर रहा है, लेकिन भारत में मास्क जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। दिल्ली से मिलन शर्मा, ऐश्वर्या पालीवाल और स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक और ऑक्सीजन की जंग लगातार जारी है। लोग सांस के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की तो सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और राजधर्म की नसीहत दे डाली। हाथों में फाइल लेकर क्राइम ब्रांच के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी एक सवालों का जवाब दे रहे हैं। कोरोना काल में पार्टी के सबसे सक्रिय नेता से पूछताछ की इन्हीं तस्वीरों ने कांग्रेस को आग बबूला कर दिया और अब कांग्रेस इस बहाने सीधे मोदी सरकार पर हमले कर रही है। देश के हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा कि क्या मुसीबत में ऑक्सीजन पहुंचाना अपराध है, क्या रेमडेसिवियर का इंजेक्शन लेने में मरते हुए व्यक्ति की मदद करना अपराध है। लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ ये अपराध है, इसीलिए आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में बी श्रीनिवास जी और युवा कांग्रेस की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। दरअसल कोरोना के दौर में जब मरीजों के इलाज के लिए मारामारी मची है, सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनों की मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो इस दौर में कुछ लोग मददगार बनकर आए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी रहे। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें श्रीनिवास या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं पहुंचाते दिखे। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच श्रीनिवास बीवी से जानना चाह रही है कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां आई कहां से, कहीं मदद के नाम पर कालाबाजारी तो नहीं की गई। पुलिस ने दीपक सिंह के नाम कोई व्यक्ति ने पीएल डाला है दिल्ली हाई कोर्ट में। गवर्नमेंट ने नहीं कर पा रहा है काम, ये लोग कैसे कर रहा है, ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं मदद करने में करके। तो पुलिस का उनका फोन आया, लोग आए, मैंने उनको बता दिया हमने किस तरीके से माध्यम से कर रहा है, तो कैसे उनको सारे चीज समझा दिया। बाद में वो लेटरहेड में भी वो लोग मांगा है तो हमने दिया, रिटर्न रिप्लाई मांगा है हमने, उसमें भी हमने उनको रिटर्न पे देंगे। देखिए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसमें ध्यान नहीं देंगे। श्रीनिवास बीवी ने क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब तो दे दिया, लेकिन इस कार्रवाई ने कोरोना काल में नए सियासी टकराव का आगाज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया,
बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। राहुल के इस ट्वीट के बाद पार्टी के तमाम नेता श्रीनिवास बीवी के पक्ष में उतर आए और कांग्रेस सरकार पर रेड राज का आरोप लगाया। जब सत्ताधीश अपनी सत्ता की भूख मिटा रहे हैं और अपने अहंकार भरे बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस और हमारे अध्यक्ष युवा कांग्रेस श्री बी श्रीनिवास पर रेड राज, रेड धर्म की अनुपालना कर आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने एक शर्मनाक उदाहरण पेश किया है। उधर कांग्रेस के इन हमलों के बीच दिल्ली पुलिस की दलील है कि ये कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। हाई कोर्ट ने दीपक सिंह नाम के शख्स की याचिका पर पुलिस को दवाओं के अवैध वितरण को लेकर नेताओं की जांच करने को कहा है। बीजेपी नेता भी महामारी के दौर में कालाबाजारी को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम अकेले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास अकेले नहीं जा रही है। जैसा कि मुझे आज मालूम चला कि श्रीनिवास जी के पास भी आज गई थी, वैसे ही परसों एक क्राइम ब्रांच की टीम मेरे पास भी आई थी, तो उन्होंने इंक्वायरी करी और स्टेटमेंट लेकर चली गई। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज रणजीत सिंह सुरजेवाला जी ने बयान देकर जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया कि नरेंद्र मोदी जी इसको करवा रहे हैं, ये इसकी मैं तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इससे पहले दिल्ली पुलिस आप विधायक दिलीप पांडे से भी पूछताछ कर चुकी है। दिलीप पांडे भी सोशल मीडिया के जरिए लगातार लोगों की मदद करने में सक्रिय थे। अब कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी क्राइम ब्रांच की जांच के दायरे में आए हैं, जिसे लेकर केंद्र पर कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान के सीकर के एक गांव के अस्पताल में ताला लगा हुआ है। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को कोरोना हो चुका है और मौत का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। घरों के दरवाजे बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोगों के दिलों में दहशत है। कोरोना वायरस ने राजस्थान के सीकर के गांव में ऐसा तांडव मचा रखा है कि लोग घरों से बाहर पैर रखने से भी डर रहे हैं। गांव वालों के दिल में इस बात का खौफ है कि कहीं वायरस उन्हें अपनी चपेट में ना ले ले और उनकी जान पर न बन जाए। सीकर के दांतरू पंचायत में कोरोना लोगों की जान पर काल बन रहा है। खांसी बुखार से बीते 15 दिनों में यहां 30 लोगों की जान जा चुकी है। दांतरू ग्राम पंचायत में पिछले 17 से 18 दिन में 30 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से 13 मौतें चचौद बड़ा गांव की है। अगर कैलकुलेटिव डेटा की मैं बात करूं तो 6500 की आबादी में 30 डेथ होना लगभग 0.50% की कुल आबादी की डेथ हुई है। लगातार हो रही मौतों से लोग इस कदर डरे सहमे हैं कि बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं। ऐसा हो रहा है गांव में, आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह की किसी भी गेट पर देख लीजिए गेट बंद मिलेगा। गांव में अक्सर गेट बंद नहीं रहते हैं, लेकिन खौफ का ये आलम है कि जिस तरफ भी आप यहाँ देखेंगे हर किसी का गेट बंद है, हर कोई दहशत में है। इस तरह से गांव में इतने बड़े पैमाने पर कोरोना फैला हुआ है, लेकिन जांच की भी वहाँ व्यवस्था नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अचानक से दम घुटना शुरू होता है, सांसें फूलने लगता है और जब तक हम शहर जाते हैं तब तक मौत हो जाती है। इसके बावजूद यहाँ पर कोई कोविड सेंटर नहीं बनाया गया है, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की गई है, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई है। जिन लोगों ने महामारी की मार से अपनी जान गंवाई है, उनकी बातें सुनकर आपको गांव पर आई इस आपदा का अंदाजा हो जाएगा। वैसे घर से हम दांतरू में जो हमारा है वहाँ गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने पहले दूरी से बोल दिया कि बाहर ले जाओ, भले यहाँ मत बैठने दो, अंदर मत लाओ, अंदर मत लाओ। तो मैं बाहर से ले गया तो डॉक्टर खुद तो उठ के पीछे भाग गए और वहाँ से दूसरा कोई वो नर्स वगैरह है तो उनको भेजा। वो आके बाहर आके हमारे को बोला कि आप शहर ले जाओ इसको। हम फतेहपुर गए, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो शिक्कर रेफर कर दिया। वो शिक्कर में जाकर के वहाँ फिर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चालू किया, इतने में खत्म हो गया। मतलब आज सांस की प्रॉब्लम हुई, फिर फतेहपुर लेगा बटा कोई शिक्कर ले जाओ तो ऑक्सीजन नहीं मिले, शिक्कर में रास्ते में फंसा खत्म हो गया।
गांव में कोई व्यवस्था नहीं है? गांव में नहीं, गांव में कोई एम्बुलेंस की, कोई ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं। गांव के लोगों की बातों से पता लगा कि इतने खराब हालात के बावजूद यहां अब तक कोई इंतजाम नहीं किया गया और तो और गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा हुआ है। इस चाचीवाद बड़ा गांव में 13 लोगों की मौत 15 दिनों में हो चुकी है और शायद ही कोई घर है जहां पर लोग खांसी बुखार से ग्रसित नहीं है। इसके बावजूद देख सकते हैं आपकी उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है और कल नोटिस बोर्ड पर लिख कर गई हैं यहाँ काम करने वाले एएनएम कि वो गांव में सर्वे करने जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा नहीं लौटी। गांव वालों का कहना है कि 1 घंटे भी यहाँ पर कोई नहीं रहता है, जबकि इस तरह की भयावह स्थिति है गांव में। प्रशासन ने इतनी मौतों के बाद और इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव आने के बाद धारा 144 तो लगा दिया, मगर प्रशासन का कोई अधिकारी गांव आता नहीं। तबीयत बिगड़ने पर लोग सबसे पहले फतेहपुर ब्लॉक के प्राथमिक केंद्र पर जाते हैं, लेकिन वहां का जो हाल है उसे सुनकर आपको खुद हैरानी होगी। और ये यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है, आदर्श राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन यहाँ पर कोरोना का कोई मरीज आए तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। अगर किसी भी तरह से वो गंभीर अवस्था में आ जाता है तो शहर ले जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और खुद जो डॉक्टर यहाँ पर देख रहे थे वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गांव में ज्यादातर मौत सांस लेने की तकलीफ के चलते हुई है। गांव वालों का साफ कहना है कि अगर मरीजों को शहर के अस्पताल तक ले जाने की सुविधाएं होती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। विभाग ये कह रहा है कि 4 से 5 मौतें कोरोना से हुई हैं, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम जो मौतें हैं सांस की तकलीफ होने से हुई हैं। ऑक्सीजन लास्ट स्टेज जब आया, जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तब यहाँ पे पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन नहीं मिला। कलेक्टर साहब का हमारी पंचायत में दौरा हुआ, तब हमने कलेक्टर साहब से भी ये ऑक्सीजन की डिमांड की, उन्होंने आश्वस्त किया, लेकिन अभी तक कोई हुई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम फतेहपुर या सीकर जो नजदीकी हमारे शहर हैं जहां को उपचार मिलता है, वहां तक जाने के लिए कम से कम पेशेंट को है ऑक्सीजन मिल जाए। गाँव में जबरदस्त तरीके से स्प्रेड हुआ है। कुछ ऐसी ही आफत जेठुआ के बास में भी आई हुई है। 1000 लोगों की आबादी में अब तक यहाँ 8 लोग कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं और घर घर पर लोग बीमार हैं। ये इस तरह के हालात हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिस्पेंसरी है, राजकीय एड पोस्ट डिस्पेंसरी, जहाँ पर इस वक्त जब इस तरह से कोरोना के हालात हैं उस वक्त भी दोपहर में ताला लगा हुआ है। होना यह चाहिए कि सरकार को ऐसे समय पर यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब भी गांव वालों की जरूरत पड़े, जब भी कोई बीमार पड़े, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गांव वालों की मदद करे, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ताकि शहर ले जाने के रास्ते में किसी की सांसें नहीं उखड़े। लेकिन गांव में जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोग बीमार पड़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, निश्चित रूप से गांव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी लचर हैं और कोई देखने वाला नहीं है, जिसकी वजह से गांव में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे हालात में साफ है कि राजस्थान के गांवों में कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास ठोस प्लान नहीं है, जिससे गांव में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। 10 मई से हमास इजराइल पर लगातार रॉकेट बरसा रहा है और इजराइल इसका जवाब ताबड़तोड़ हवाई हमलों से दे रहा है। इजराइल हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर मिटा रहा है। इजराइल हमास के हथियारों को ध्वस्त कर रहा है। इजराइल हमास के रॉकेटों को आसमान में ही बर्बाद कर रहा है। अब तक इजराइल की वायुसेना गाजा पर आग बरसा रही थी। हमास से जुड़ी इमारतों को इजराइल की वायुसेना मिट्टी में मिलाने में लगी है, लेकिन वायुसेना के बाद अब इजराइल ने अपनी थल सेना को भी सीमा पर तैनात कर दिया है। बॉर्डर पर इजराइल वो बम इकट्ठा कर रहा है जो आने वाले दिनों में वो हमास पर इस्तेमाल करने वाला है।
सवाल यह है, क्या इजराइल अब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है? क्या अब इजराइल की थल सेना गाजा के भीतर जाने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल और फिलिस्तीन में सीधी जंग छिड़ने वाली है? इजराइल अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। गाजा में इजराइल का जानी दुश्मन हमास उस पर रॉकेटों की बरसात कर रहा है। इजराइल अधिकतर रॉकेटों को तो आसमान में ही निपटा दे रहा है, लेकिन फिर भी कई रॉकेट इजराइल के शहरों में फटकर दहशत फैला रहे हैं। इजराइल में क्या हो रहा है उसे आप इस वीडियो से समझिए, जिसमें एक भाई अपनी बहन को किसी तरह पकड़कर जमीन पर लेटा हुआ है और भरोसा दिला रहा है कि उसे वो कुछ नहीं होने देगा। जो इजराइल अपने एक एक नागरिक की जिंदगी बेशकीमती मानता है, उस इजराइल में हमास के रॉकेट हमलों से अचानक हर जिंदगी खतरे में आ गई है। जो इजराइल विरोधियों को घर में घुसकर मारने के लिए जाना जाता है, उसे घर में घिरा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए उसने गाजा को निशाने पर ले लिया है, जहां से हमास उस पर रॉकेट दाग रहा है। गाजा में आज आपको हर तरफ तबाही के निशान दिखेंगे। हमास से जुड़ी इमारतों को इजराइल अपनी वायुसेना की मदद से मिट्टी में मिला रहा है। गाजा के जिस भी इलाके में इजराइल हमला करता है, वहां से धुएं का गुबार उठना शुरू हो जाता है। गाजा में इजराइल ने क्या तबाही मचाई है, उसे आप इस शहर की सैटेलाइट तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में जिस इलाके में इजराइल ने बम गिराया है, वहां पर काला धुआं है। ऐसा ही काला धुआं तेल की रिफाइनरी से भी उठता हुआ दिख रहा है। अब ये देखिए, ये वही इमारत है जिसका संबंध हमास से था, लेकिन इजराइल ने इसे तबाह कर दिया। बाकी गाजा में भी यही हाल है। सारे शहर की तस्वीर को चंद ही दिनों में इजराइल ने बदल कर रख दिया है। कोई भी शहर हो, कोई भी राज्य हो, जंग सिर्फ कोरोना के खिलाफ नहीं है। कोरोना से बड़ी जंग सिस्टम से है, बदहाली से है, इंतजामों की कमी से है। जम्मू में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। देखिए हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट। ये हंगामा मचा है आज तक के पूछे एक सवाल पर। सवाल ये कि जनता को आखिर उसका हक कब मिलेगा। सवाल पूछते ही भड़क गया जिम्मेदार। आखिर सवाल पूछने पर ये साहिबान इतना भड़क क्यों गए, इसकी वजह भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए इस इमारत को। इसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह है एक अस्पताल। जी हाँ, बिल्डिंग अस्पताल के नाम पर बनी है, लेकिन यहाँ अस्पताल के नाम पर कुछ है नहीं। मेरे पीछे जो ये आप इमारत देख रहे हैं, ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर जम्मू के बाहरी इलाके में, गड्डीगढ़ इलाके में ये सरकारी अस्पताल है। और आप देखिए जो इतनी बड़ी इमारत बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर अस्पताल जो है वो नहीं है, यानी कि अंदर जो है बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है और कोई भी जो है स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। इस इमारत में अस्पताल शुरू नहीं हो पाया, इसका जिम्मेदार रमन भल्ला बीजेपी सरकार को बताते हैं।